हेलो फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे हैं रीड लेवल 1 मेन एग्ज़ाम के लिए साइंस की सिलेबस को। अभी तक हमने 5 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इनको पढ़ सकते हैं। आज अपन टॉपिक नंबर 6 जिसका नाम है प्रकाश, इसकी स्टडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो आपका टॉपिक है प्रकाश वाला, ये 6th 7th और 8th तीनों क्लासेस की एनसीईआरटी बुक में है, तो इसका हम वहीं से अध्ययन करेंगे। आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक से इसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में 7th और 8th क्लास की बुक में से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। 6th क्लास के अंदर यह वाला टॉपिक आपका अध्याय नंबर 11 के अंदर दे रखा है, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन नाम से दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट वगैरह हैं वो हम देख लेते हैं। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, यानी कि प्रकाश जब होता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। ओके। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड होता है जो हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर प्रकाश किसके माध्यम से होता है? सूर्य के माध्यम से ही होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है कि दीप्त वस्तुएं या दीप्त पिंड बोल दो, तो ऐसी वस्तुएं या ऐसे पिंड जो कि सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम दीप्त पिंड कह देते हैं। जैसे कि टॉर्च का बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, जुगनू, गैस बर्नर की ज्वाला, ये सभी जो होती है दीप्त वस्तुएं या दीप्त पिंड होते हैं। ओके। वस्तुएं 3 प्रकार की बताई गई हैं यहाँ पे, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं, 3 तरह की वस्तुएं बताई गई है। पारभासी वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिसके आर पार देख सकते हैं, अर्थात वह वस्तु प्रकाश को अपने में से होकर के जाने देती है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि वायु, जल, कांच की शीट, ये पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। और अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है? वह वस्तुएं जिसके आर पार नहीं देखा जा सकी, वो अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि गत्ते की सीट, लकड़ी का तख्ता, सेलोफेन शीट, सीडी, छाता, दीवार, कार्बन पेपर शीट, ये सब क्या होती है? अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिसके आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट रूप से हम देख नहीं पाते हैं, तो ऐसी वस्तुएं पारभासी वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि धुआं, कोहरा, पॉलीथीन, गैस बर्नर की ज्वाला, ये पारभासी वस्तुएं होती हैं। ये तीनों के बारे में ये बताया गया है कि किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस बात पर डिपेंड करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर के प्रकाश को पूर्णतः आंशिक रूप से या फिर बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। यानी कि जो जिसके आर पार प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाता है तो वो तो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। ठीक है। और जिसके आर पार नहीं जा सकता है तो वो कौन सा हो जाएगा? अपारदर्शी। और पारभासी यानी कि जिसको देख तो सकते हैं पर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, तो वो पारभासी वस्तु हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है कि छायाएं वास्तव में क्या होती हैं, यानी कि जो छाया बनती है किसी भी वस्तु की वो क्या होती है। जब प्रकाश के पथ के अंदर अथवा प्रकाश स्रोत के पथ में कोई भी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो कुछ गहरे काले धब्बे जो होते हैं वो वस्तु की छाया के कारण ही बनते हैं। यानी कि जिधर से प्रकाश आ रहा होता है, हम उसके मार्ग में अगर कोई भी अपारदर्शी वस्तु रख दी तो उसकी पीछे की तरफ जो छाया बनती है उसी को हम वस्तु की छाया बोलते हैं। जब प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से आता है और तब हम उसके अगर मार्ग के अंतर्गत कोई भी अपारदर्शी वस्तु रख दी तो उसकी पीछे की तरफ गहरे काले रंग की धब्बों के साथ में जो होती है इसकी प्रतिकृति बनती है, उसको हम छाया बोलते हैं। ठीक है। छायाओं से हमें वस्तु की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, परंतु कभी कभी छायाएं भ्रमित भी कर देती हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो छोटी वस्तुएं होती है उसकी कभी कभी बड़ी परछाई बन जाती है और जो बड़ी वस्तुएं होती है उसकी कभी कभी छोटी परछाई बन जाती है या छाया बनती है, इसलिए ये कभी कभी भ्रमित भी कर सकती है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहण के प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह हानिकारक हो सकता है। यानी कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसका जो
सूर्य है वो पूरा ब्लैक हो जाता है, वो किसके कारण होता है, तो चंद्रमा की छाया उस पर बनती जाती है, इस कारण से वो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है सूची छिद्र कैमरा। ये क्या होता है, साधारण सामग्री जैसे कि 2 बॉक्स, ट्रेसिंग पेपर, पारभासी जो पर्दा होता है और गोंद के माध्यम से ये बनाया जाता है सूची छिद्र कैमरा। ये जो कैमरा होता है सूची छिद्र कैमरा, इसकी सहायता से या इसके उपयोग से सूर्य तथा अतिदीप्त जो वस्तुएं होती हैं, सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने के अंतर्गत इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है कि प्रकाश सरल रेखा के रूप में गमन करता है, यानी प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा या सरल रेखा के अंतर्गत ही गमन करता है। प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा का उदाहरण हमने अभी ऊपर देखा था, जो सूची छिद्र कैमरा होता है ये प्राकृतिक रूप से हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो पेड़ के नीचे, यानी कि जो वृक्ष वगैरह होते हैं उनके नीचे सूर्य के प्रतिबिंब जो बनते हैं उनको हम प्राकृतिक सूची छिद्र कहते हैं। दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन दर्पण में देखा जाता है। ठीक है, यानी कि दर्पण के सामने जब भी कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है। दर्पण प्रकाश की किरण पुंज का परावर्तन कर देता है, यानी कि दर्पण जो होता है जब उस पर कोई भी प्रकाश डाला जाता है उस प्रकाश की पुंज को ये परावर्तित कर देता है, यानी कि उसका परावर्तन कर देती है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है, यही इसका परावर्तन होता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, दर्पण के परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, ये चैप्टर के जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब इसके अंदर लास्ट में दे रखा है कुछ प्रमुख शब्द, यानी कि इसी में छांट के ये शब्द लिखे हुए हैं, इनके बारे में हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जो अपन ऊपर पढ़ के आए हैं वही है। पहला पॉइंट दे रखा है दीप्त। दीप्त ऐसी वस्तुएं होती है जो स्वयं प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, जुगनू वगैरह होते हैं वो दीप्त के अंदर आते हैं। दर्पण, दर्पण वह मिरर होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी वस्तुएं होती है जो कि अपने में से होकर के प्रकाश को नहीं गुजरने देती है, अर्थात इसके आर पार देखा नहीं जा सकता है, तो ऐसी वस्तुएं अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि गत्ते की सीट वगैरह होती है तो उनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो ये अपारदर्शी वस्तुएं होती है। फिर हमने सूची छिद्र कैमरा के बारे में जाना था, और इसका यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज किस में किया जाता है। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि अगर पूछेंगे तो कि सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुएं जो होती है उनके प्रतिबिंब देखने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन में होगा सूची छिद्र कैमरा। इसके माध्यम से हम सूर्य तथा अतिदीप्त जो वस्तुएं होती है उनके प्रतिबिंब देखते हैं। फिर है नेक्स्ट परावर्तन। परावर्तन क्या होता है कि जब किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आता है तो वो किसी न किसी सतह से टकरा करके वापस अपनी दिशा को बदल लेता है, तो वो घटना परावर्तन कहलाती है। छाया, जब किसी प्रकाश स्रोत के मार्ग में कोई भी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उसकी पीछे की तरफ प्रतिकृति बनती है, काली गहरी प्रतिकृति बनती है, जिसे हम छाया बोलते हैं। पारभासी वस्तुएं, पारभासी जो होती है ऐसी वस्तुएं होती है जिसके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, तो वो पारभासी वस्तुएं कहलाती है। और पारदर्शी वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, और अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत 6 क्लास में इतना इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा था, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए थे कि निम्न में से कौन सा पारदर्शी वस्तुएं हैं, निम्न में से कौन सी अपारदर्शी वस्तुएं हैं, या कौन सी दीप्त है और अदीप्त। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना है। पारदर्शी जो वस्तुएं होती है या पारभासी वस्तुएं जो होती है उसके एग्जाम्पल्स जैसे कि वायु, जल, कांच की शीट, प्रदीप्त नलिका, तार, जो तार की जाली वगैरह होती है, इनके आर पार हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। और नेक्स्ट इसमें अपारदर्शी वस्तुएं के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम का टुकड़ा, लकड़ी का तख्ता, यानी कि जो भी ऐसी वस्तुएं होती है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता वो सब अपारदर्शी वस्तुओं में आ जाएगी। दीप्त अथवा अदीप्त। दीप्त वस्तुएं तो जैसे कि लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, प्रकाशमान टॉर्च, सूर्य वगैरह, ये सब दीप्त के अंदर आती है। और अदीप्त का एग्जाम्पल है चंद्रमा। ठीक है, तो ये 6 क्लास के अंदर से हमने प्रकाश वाले टॉपिक को देखिए फ्रेंड्स, 7th क्लास के अंदर जो प्रकाश वाला चैप्टर दे रखा है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लाइंस है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक प्रकाश। ये है 7th क्लास की NCERT बुक से
प्रकाश विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंगे होती है। किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती है और ये सरल रेखा के अनुदिश या सरल रेखा में गमन करती हैं। यह सरल रेखा के अनुदिश या सरल रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश स्रोत से, यानी कि जहाँ से भी प्रकाश हमको प्राप्त होता है वो एक किरण पुंज के रूप में आता है, जैसे कि रेल इंजन का अग्रदीप, लाइट हाउस वगैरह। तो वहाँ से जब आपने प्रकाश को निकलते हुए देखा होगा तो वो एक किरण पुंज के रूप में हमको दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी भी सतह से टकरा करके पुनः लौटना परावर्तन कहलाता है। जैसे दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है, यानी कि दर्पण के द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश आता है तो वे किसी सतह से टकरा करके वापस मुड़ जाता है या वापस लौट जाती है प्रकाश की किरणें, तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब किसी भी प्रकाश को किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाता है तो यह प्रकाश की दिशा बदल देता है। यानी कि प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है तो किसी भी दिशा के अंदर वो जा सकता है। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि चमकदार पृष्ठ, जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो सकती है, उसकी चमकदार पृष्ठ हो सकती है, या कोई भी चमकदार चम्मच वगैरह जो, यानी कि कोई भी चमकदार पृष्ठ उसके अंदर हो सकती है, जिससे ये प्रकाश टकरा करके वापस लौट जाता है। जैसे कि जल जो होता है उसका पृष्ठ भी दर्पण की तरह ही कार्य करता है। वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचता है। यानी कोई भी वस्तु है उसको हम तभी देख सकते हैं जब उस पर गिरने वाला प्रकाश वहां से उस वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिंब और प्रतिबिंब। दो शब्द जो बार बार आएंगे इस चैप्टर के अंदर, एक है बिंब और एक प्रतिबिंब। बिंब तो क्या होता है कि जिस भी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं, यानी कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम जिस भी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं वो बिंब कहलाती हैं। और दर्पण के सामने रखी गई जो वस्तु होती है वो जब दर्पण के अंदर, दर्पण के पीछे रखी हुई प्रतीत होती है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये दर्पण है, दर्पण के आगे हमने किसी वस्तु को रखा है तो वो जिस वस्तु को हम रखते हैं सामने वो तो क्या कहलाती है? बिंब। और ये जो बिंब है वो दर्पण के अंदर हमको वापस दिखाई देती है और उसके अंदर हमको ऐसे लगता है कि दर्पण के पीछे रखी हुई है, रखी हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम प्रतिबिंब कह देते हैं। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब सीधा होता है। यानी कि अगर ये दर्पण समतल होता है तो इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो बिल्कुल सीधा दिखाई देता है और आभासी दिखाई देता है तथा बिंब के समान साइज का ही दिखाई देता है। यानी आपको पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और बिंब के समान साइज का ही बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। यानी कि समतल दर्पण के अंदर अगर ये दर्पण समतल होता है तो बिंब और समतल दर्पण के बीच में जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में भी होती है। यानी कि इधर जितनी दूरी होती है या जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ होता है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। समतल दर्पण के अंदर दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दाएं भाग के अंदर दिखाई देता है तथा बिंब का दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे सामने हमारा ही प्रतिबिंब खड़ा होता है और उसके अंदर हमको वाम भाग दाएं भाग के अंदर दिखाई देता है और दायां भाग बाएं भाग की ओर दिखाई देता है। तो यही इसके अंदर बताया हुआ है समतल दर्पण के बारे में। और समतल दर्पण के बारे में ये भी बताया हुआ है कि प्रतिबिंब जो होती है दर्पण के पीछे बनता है, जो अभी हमने देखा था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता हुआ हमको दिखाई देता है या पीछे रखा हुआ प्रतीत होता है। किसी भी बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बिंब के समान साइज का बनता है, सीधा बनता है और दर्पण से बिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती। ठीक है। और इधर है कि जो प्रतिबिंब में दायां भाग वाम भाग में दिखाई देता है और वाम भाग जो होती है वो दाएं भाग के अंदर दिखाया देता है। ठीक है। तो समतल दर्पण के अंदर ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। नेक्स्ट फैक्ट है
कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस को सीधा यानी इसी तरह से नहीं लिख करके कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसका ये कारण है कि जब रोगी वाहन के आगे चलने वाले जो वाहन होते हैं उनके चालक अपने पश्च दृश्य को दर्पण के अंदर यानी कि पीछे का दृश्य दिखाने वाला जो दर्पण उनके पास में लगा हुआ होता है गाड़ी पर, तो उसके अंदर जब वो पीछे का दृश्य देखते हैं तो उनको ये इस तरह से लिखा हुआ एम्बुलेंस उनको सीधा लिखा हुआ नजर आता है। इसी कारण से इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, जो वाहन होते हैं उन पे जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है कि कोई भी वक्रित चमकदार जो पृष्ठ होती है वो दर्पण की तरह कार्य कर सकती है। यानी कि कोई भी वक्रित जो पृष्ठ होती है, जैसे कि चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ, वो एक दर्पण ही है, गोलीय दर्पण की जैसे ही होता है। ओके, ये जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। अब अपन देखते हैं अवतल दर्पण के बारे में। यदि किसी भी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल होता है तो उसे हम अवतल दर्पण कह देते हैं। जैसे कि चम्मच का भीतरी पृष्ठ, यानी कि चम्मच जब इस तरह का चम्मच होता है ना, तो उसका जो भीतरी पृष्ठ होता है ये परावर्तक पृष्ठ के रूप में अगर यूज में लिया जाता है तो उसको हम अवतल दर्पण कह देते हैं। और अवतल दर्पण जो होता है आपको ध्यान में रखना है कि अंदर वाला पृष्ठ होता है। तो अब अवतल जब हम लिखते हैं तो इसके अंदर ए शब्द पहले आता है और अंदर वाला हिस्सा होता है अवतल दर्पण के रूप में चम्मच का। ठीक है, तो ऐसे ए को आपको मिलान करके ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण के अंदर अंदर धसा हुआ जो भाग होता है वो अवतल दर्पण के रूप में काम में आता है। और उत्तल दर्पण के अंदर क्या होता है कि यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल होता है तो उसे हम उत्तल दर्पण कह देते हैं। जैसे कि चम्मच का बाहरी पृष्ठ, यानी कि ये जो चम्मच होता है उसका अगर हम बाहरी पृष्ठ काम में लेते हैं, इस प्रकार का चम्मच होता है, बाहरी पृष्ठ को अगर दर्पण के रूप में यूज में ले रहे हैं तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इन दोनों को हम उत्तल और अवतल दर्पण को एक जो कटी हुई गेंद होती है उससे भी हम समझ सकते हैं। जब हम किसी गेंद को काटते हैं तो इस तरह का हमको हिस्सा दिखाई देता है आधी गेंद का। ठीक है, तो अंदर जो धसा हुआ भाग होता है उसको हम अवतल पृष्ठ बोलते हैं या अवतल दर्पण बोलते हैं, और जो बाहर उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको हम उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, किसी भी बिंब का समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है उसको हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं उनको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है तथा प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि डॉक्टर के द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए कौन सा दर्पण यूज में लिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो डॉक्टर होते हैं वो आंख, नाक, कान और गले का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है दंत विशेषज्ञों के द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर भी अवतल दर्पण ही यूज में लेते हैं। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के जो अग्रदीप होते हैं उनकी परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी कैसी होती है, अवतल होती है। साइकिल की घंटी का चमकदार पृष्ठ यानी कि परावर्तक पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। ओके, यानी कि वो उभरा हुआ हिस्सा होता है इसलिए वो उत्तल दर्पण होता है। ओके, वाहनों के पार्श्व के अंदर यानी कि जो साइड मिरर लगे हुए होते हैं जिससे पीछे का दृश्य देखा जाता है तो वो किस प्रकार का दर्पण होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। यानी ये दर्पण जो होते हैं उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, यानी कि पीछे बहुत दूर तक के एरिया को कवर करके ये प्रतिबिंब उसमें दिखाता है। इसलिए हम पीछे की स्थिति को जान पाते हैं कि पीछे कोई बड़ी गाड़ी आ रही है या कोई एम्बुलेंस आ रही है, तो इस प्रकार के दृश्य को हम उत्तल दर्पण के द्वारा देखते हैं। यह चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा एक पश्च दृश्य दिखाने वाला जो दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसके अंदर देखिए बहुत अधिक क्षेत्र जो पीछे का एरिया है वो कवर होकर के दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ते हैं लेंसों के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब। ओके फ्रेंड्स,
देखिए लेंसों का अपने चश्मों के अंदर, दूरदर्शकों के अंदर यानी कि दूरबीन वगैरह होती है, और जो सूक्ष्मदर्शी होती हैं उनके अंदर आपने लगे हुए देखे होंगे लेंस। तो दर्पणों के जैसे दर्पणों में प्रतिबिंब बनते हैं, उसी प्रकार से लेंसों के अंदर भी प्रतिबिंब बनते हैं, तो उनके बारे में आज अपन जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, आवर्धक लेंस, नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं कि आवर्धक लेंस यानी कि जो हैंड लेंस होता है उसका उपयोग बहुत छोटे प्रिंट जो होते हैं उनको बड़ा करके पढ़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी कि आपने आवर्धक लेंस देखा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है आवर्धक लेंस। इस प्रकार का आवर्धक लेंस होता है और ये छोटे प्रिंट को बड़ा करके दिखाता है। जैसे यहाँ पे जो ये छोटे प्रिंट लिखे हुए हैं उनको अपन बड़ा करके देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से छोटे प्रिंट जो होते हैं उनको बड़ा करके देखने में प्रयोग में लिया जाता है। ओके, तो ये है आवर्धक लेंस, जिसको हैंड लेंस भी कहते हैं। ठीक है, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। जबकि हमने दर्पण तीन टाइप के देखे थे, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक समतल दर्पण। और लेंसों के अंदर हम मुख्यतः दो ही लेंस पढ़ेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ऐसे लेंस होते हैं जो कि किनारों से तो पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं। वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटे होते हैं वो उत्तल लेंस कहलाते हैं। और अवतल लेंस वह लेंस होते हैं जो किनारों की अपेक्षा बीच में से पतले होते हैं, वो अवतल लेंस कहलाते हैं। देखिए, ये किनारों पर तो चौड़े हैं और बीच में से पतले होते हैं, तो इस प्रकार के लेंस अवतल लेंस कहलाते हैं। और जो बीच में से मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं उनको हम उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेंस पारदर्शी होते हैं, ये अभी हमने देखा था ना उत्तल लेंस। तो इस प्रकार से पारदर्शी होते हैं, यानी मोटे कांच के बने हुए होते हैं लेकिन पारदर्शी होते हैं और इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना हानिकारक होता है, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है उसे सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भी भाग पर फोकसित ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह लेंस प्रकाश को एक जगह पर फोकसित करता है जिससे जलन या जलने लग जाता है। आपने अभी जो मैंने आपको उत्तल लेंस दिखाया था, उससे आपने बचपन के अंदर जब हम ऐसे इस प्रकार के जो लेंस होते हैं उनको किसी कागज़ पर हम एक जगह फोकसित करवाते थे प्रकाश में, तो वो कागज़ जलने लगता था। ठीक है, वो इसलिए जलने लगता था क्योंकि इस प्रकार का जो उत्तल लेंस होता है ना, वो प्रकाश की किरणों को एक ही जगह पर फोकसित कर देता है। और जब एक ही जगह पर फोकसित करता है तो वो इतना अधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वो कागज़ भी जलने लग जाता है। ठीक है, और इसीलिए जो उत्तल लेंस होता है उनको हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले यानी कि आपतित होने वाले प्रकाश को अभिसरित यानी कि अंदर की ओर मोड़ देता। ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश आता है और उसको एक ही जगह पर फोकसित कर देता है, यानी कि एक ही जगह पर वो अभिसरित कर देता। ओके, और जो अवतल लेंस होता है ना, उसको हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं। यानी कि जो अवतल लेंस होता है उसको अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अवतल दर्पण उस पर आपतित होने वाले प्रकाश को अपसरित यानी कि फैला देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश आ रहा है, इस तरह से प्रकाश आ रहा है और उसको फैला देता है। तो इस प्रकार का जो लेंस होता है वो अपसारी लेंस या फिर अवतल लेंस कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अवतल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे और बिंब के साइज से छोटे होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब अपन ने दर्पण पढ़े थे तब हमने देखा था कि जो उत्तल दर्पण होता है उससे आभासी, सीधा और बिंब से छोटे साइज का प्रतिबिंब बन रहा था। लेकिन लेंसों के अंदर उल्टा होता है कि जो उत्तल दर्पण से बनता है वो यहाँ पे अवतल लेंस से बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं कि केवल दर्पण का ध्यान में रख लेंगे तो आप लेंस के अंदर उसको उल्टा करके ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ध्यान में है कि उत्तल दर्पण से आभासी, सीधा और बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आप उसको लेंस के अंदर, अवतल लेंस के अंदर उसको आप मान लेंगे कि वो आभासी, सीधा और बिंब के साइज से छोटे होते हैं। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट फैक्ट आपका दिया गया है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हमको तो श्वेत ही दिखाई देता है, लेकिन वो एक्चुअली में श्वेत नहीं होता है, बल्कि ये विभिन्न 7 रंगों का मिश्रण होता है। अर्थात सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान होते हैं। अगर आप प्रिज्म के द्वारा सूर्य के प्रकाश की किरण को उस पे प्रिज्म पे आपतित करेंगे, या उसके प्रकाश के एक किरण पुंज को आप प्रिज्म पे डालेंगे, तो आपको 7 वर्णों के अंतर्गत विभक्त होता हुआ दिखाई देगा। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रिज्म है। इधर से हमने श्वेत प्रकाश की एक किरण को या प्रकाश पुंज को डाला, तो ये हमको 7 कलर के अंदर विभक्त होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है। ये जो होती है सबसे ज़्यादा ये जो तरंगदैर्घ्य होती है वो रेड कलर की होती है, और सबसे कम बैंगनी रंग की होती है। ठीक इसी प्रकार से इंद्रधनुष जो होता है आकाश के अंदर अनेक रंगों की एक बड़ी धनुष आर्क के रूप में आपको दिखलाई देता है। इंद्रधनुष वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा के पश्चात तब दिखाई देता है जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास में होता है। बारिश के दिनों में आपने इंद्रधनुष देखा होगा, उसमें भी 7 कलर दिखाई देते हैं, और ये आर्क के रूप में दिखाई देता है, यानी कि आधे चांद की जैसे इस तरह से ये आर्क के रूप में हमको दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, मोटे तौर पे इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी आदि ये 7 कलर होते हैं। इसको आप विबज्योर ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। VIBGYOR, विबज्योर। ओके। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसी प्रकार साबुन के बुलबुले में भी विभिन्न रंग दिखते हैं। सीडी से परावर्तित प्रकाश में भी विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं और डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। यानी कि जो डिस्क होती है उसको तेजी से जब घुमाया जाता है तो वो श्वेत से दिखाई देने लगती है, यानी कि उसके कलर गायब हो जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से घूमती है। तो इस प्रकार जब वो श्वेत दिखाई देती है तो उसको हम न्यूटन की डिस्क कहते हैं। ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस चैप्टर के लास्ट में दिए हुए थे वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। और इस प्रकार के जो फैक्ट हैं वो सत्य असत्य वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। ओके। फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट फैक्ट है प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। ओके। नेक्स्ट है कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो पर्दे पर प्राप्त होता है, यानी कि हमको दिखाई दे रहा है तो वो वास्तविक ही है, लेकिन जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि जो प्राप्ति नहीं हो रहा है उसका सिर्फ आभास कर सकते हैं तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब के समान साइज का होता है तथा प्रतिबिंब पर्दे के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। और दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग यानी कि जो दायां भाग होता है वो बाएं भाग की तरफ दिखाई देता है और बायां भाग दाएं भाग की तरफ दिखाई देता है, अर्थात वहाँ पे पार्श्व परावर्तन होता है। ओके फ्रेंड्स, ये समतल दर्पण के बारे में आपको मुख्यतः ध्यान में रखना है। आभासी सीधा बिंब के समान साइज का और पर्दे के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अवतल दर्पण के द्वारा। अवतल दर्पण के द्वारा हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब बिंब को दर्पण के अत्यधिक निकट रखते हैं यानी कि बहुत पास में रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी सीधा और आवर्धित होता है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा आभासी और साइज में बिंब से छोटा होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब के बारे में है और जनरली क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाता है कि कौन से दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब हम लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। लेंस में हमको दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब से थोड़ा सा उल्टा है, यानी कि यहाँ पे जो उत्तल लेंस है ना वो अवतल दर्पण के जैसा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे वास्तविक और उल्टा बन रहा है अवतल दर्पण से, और यहाँ पे लेंस के अंदर उत्तल लेंस के अंदर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अगर आप दर्पण का याद रख लोगे तो लेंस के अंदर उसको आपको उल्टा करके याद में रखना है। ओके।
उत्तल लेंस के अंदर जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। ओके। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है तो उसे हम आवर्धक लेंस कहते हैं तथा अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि जो अवतल लेंस है वो उत्तल लेंस का जैसा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के जैसा प्रतिबिंब बनाएगा। तो उत्तल दर्पण से कैसा बन रहा है, सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा बन रहा है। तो यहाँ पे अवतल लेंस के अंदर भी सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ओके। यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 वर्णों का मिश्रण होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। ओके। फर्स्ट दिया हुआ है कि हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तल दर्पण से हमने देखा था कि आभासी, सीधा और बिंब से छोटे साइज का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है आवर्धित, तो आवर्धित नहीं बनता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सीधा तो बनता है लेकिन आवर्धित नहीं बनता है। ओके। सेकंड दिया हुआ है कि अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस अभी हमने देखा था कि आभासी, सीधा और बिंब से छोटे साइज का प्रतिबिंब बनाता है, तो ये सही है। ठीक है। अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ओके। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना वो तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है उसको हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अवतल दर्पण वास्तविक भी बनाता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। तो इसमें से 2 फैक्ट ही सही है, एक तो ये ख वाला और एक ग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। इसके अंदर इधर कॉलम ए दे रखा है और इधर कॉलम बी दे रखा है। कॉलम ए के अंदर हमको दर्पण और लेंस की नाम दिए हुए हैं, उनको हमको कॉलम बी के अंदर जो विशेषताएं दे रखी है उससे मिलान करना है। फर्स्ट विशेषता दे रखी है, आवर्धक लेंस की भांति उपयोगी। तो आवर्धक लेंस की भांति हमने देखा था कि जो उत्तल लेंस होता है, जिसको हम हैंड लेंस भी बोलते हैं, उसका उपयोग आवर्धक लेंस की भांति उपयोगी होता है, तो इसको हम उत्तल लेंस से मिला देंगे। नेक्स्ट है, अधिक क्षेत्र की दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। तो हमने देखा था कि वाहनों पर साइड मिरर के रूप में जो उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है वो पीछे के अधिक क्षेत्र के दृश्य को कवर करके दिखाता है, तो इसको हम उत्तल दर्पण से मिला देंगे। नेक्स्ट है, दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने हेतु उपयोग करते हैं। ठीक है। तो दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित यानी कि बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसको हम अवतल दर्पण से मिला देंगे। नेक्स्ट है, उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। तो जब आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो उसके साथ उल्टा प्रतिबिंब किसी में नहीं बनता है, तो इसको हम किसी से नहीं मिलाएंगे। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा और बिंब के साइज का प्रतिबिंब, बिंब के साइज का यानी कि बिंब का जैसा कि जैसा ही बनता है, समान साइज का बनता है, तो वो ऐसा प्रतिबिंब सिर्फ समतल दर्पण के अंदर बनता है, तो इसको हम समतल दर्पण से मिला देंगे। नेक्स्ट है, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब। तो बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब अवतल लेंस के अंदर बनता है, तो इसको हम अवतल लेंस से मिला देंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो तो कौन सा होगा, आभासी प्रतिबिंब होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ होगा। तो ये बिल्कुल सही है कि यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा है तो वह किसी उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ होगा। ओके।
यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब की साइज का बने तो ये दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण। ठीक है, बिंब के समान साइज का समतल दर्पण के अंदर बनता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो पर्दे पर प्राप्त होता है या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो अवतल लेंस के द्वारा बनता है वो प्रतिबिंब आभासी होता है, तो फिर उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंब से बड़ी साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो बिंब से बड़ी साइज का जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। ओके, ये 8th क्लास में से जो भी प्रकाश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो अपन आज देखेंगे। ज्ञानेंद्रियों में दृष्टि एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कि जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान वगैरह, इस प्रकार से जो ज्ञानेंद्रियां होती है तो उनमें दृष्टि एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय होती है। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, अपनी चारों ओर की अन्य वस्तु को देखते हैं। किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, और यानी कि इसका मतलब यही है कि दृष्टि से हम देख पाते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इन वस्तुओं को हम तभी देख पाते हैं जब इनसे टकरा करके प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं, जो हमने पिछले क्लासेस में भी देखा था, प्रकाश वाले जो भी वीडियोस थे उनमें। और ये प्रकाश जो होती है वस्तु के द्वारा उत्सर्जित भी हो सकता है, यानी कि जो ऐसी वस्तुएं होती है जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है और फिर दिखाई देती है, या फिर ऐसी वस्तुएं होती है जिनसे टकरा करके प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, यानी कि वो परावर्तित हुआ भी हो सकता है। ठीक है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? कि जब भी प्रकाश जो होती है किसी वस्तु से टकरा करके जब हमारे टकरा करके अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेता है, तब उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम। ठीक है, नेक्स्ट है परावर्तन के नियम। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें ध्यान में रखिएगा। मुख्य रूप से परावर्तन के 2 नियम होते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है और अभिलंब क्या होता है। तो इनके बारे में अपन पहले पढ़ते हैं। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी भी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, तो यानी कि जो प्रकाश स्रोत से आकर के पृष्ठ से टकराती हैं, उस किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। और टकराने के पश्चात जो दिशा परिवर्तित होकर के जो किरण निकलती है उसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि परावर्तित किरण हमने देख ली कि पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं उनको हम परावर्तित किरण कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो प्रकाश किरण होती हैं, प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। प्रकाश का हमें एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है, यानी कि प्रकाश जो होता है उसका एक संकीर्ण यानी कि सिकुड़ा हुआ रूप हमको किरण पुंज के रूप में प्राप्त होता है, जो कि अनेक किरणों से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि पूरा की पूरा वो किरणों का गुच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा की जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है, उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं, तो यह रेखा परावर्तक पृष्ठ से उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। यानी कि जो आपतित किरण होती हैं वो जिस बिंदु पर पृष्ठ से मिलती है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो हम रेखा खींचते हैं उसे ही हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण की परिभाषा हम देख लेते हैं। आपतन कोण को एंगल आई से शो करते हैं या दर्शाते हैं।
आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण एंगल आर से इसको हम शो करते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण एंगल आर कहते हैं, एंगल आर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक आपतित किरण है, एक परावर्तित किरण है और दोनों की जहाँ पॉइंट पर ये मिलती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। और जो अभिलंब और आपतित किरण है उसके बीच में एंगल आई यानी कि आपतन कोण बन रहा है और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण बन रहा है। ये है पृष्ठ। ठीक है, ये क्या है? पृष्ठ या सतह। परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। एक पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। और सेकंड नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल के अंदर होते हैं। ठीक है, ये दो नियम हैं इसकी। परावर्तन के मुख्य रूप से दो ही नियम होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक नोट के रूप में दिया हुआ है बुक के अंदर, किरण वर्ण रेखा उपकरण। ये क्या होता है? इसका उपयोग परावर्तन से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप वगैरह होते हैं उनमें किया जाता है और ये उपकरण एनसीईआरटी जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके जो शैक्षिक परिदृश्य हैं उसके अंदर पूछा जा सकता है। तो एनसीईआरटी जो है उसके द्वारा इस जो किट निर्मित किया जाता है शिक्षण सहायक सामग्रियों का, उसके अंदर ये किरण वर्ण रेखा उपकरण जो है अवेलेबल होता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दर्पण के द्वारा यानी कि जो समतल दर्पण होता है उसमें बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है, यानी कि जो वस्तु का बायां भाग होता है वो दाईं तरफ दिखाई देता है और जो दायां भाग होता है वो बाईं तरफ दिखाई देता है। इसी परिघटना को हम पार्श्व परावर्तन या पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नियमित और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन ये क्या होता है कि जब सभी समांतर किरणें किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर हो जाती हैं तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और विसरित परावर्तन वह होता है जिसमें सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे कि ये चिकना पृष्ठ है और ये है खुरदरा पृष्ठ है। जब प्रकाश की समांतर आने वाली जो किरणें हैं वो किसी चिकने पृष्ठ से टकरा रही है तो वापस समांतर रूप से ही ये परावर्तित होती है। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है उसको हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब वो किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती है तो उसकी दिशा जो होता है इधर उधर चली जाती है ये, तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है उसको हम विसरित परावर्तन कहते हैं। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि हमारे घरों के अंदर और जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनके नीचे प्रकाश किसके द्वारा होता है, कौन सी परावर्तन के द्वारा होता है, तो यह है विसरित परावर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट जो कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि प्रदीप्त पिंड क्या होता है और दीप्त पिंड क्या होता है। प्रदीप्त पिंड वह पिंड होते हैं जो दूसरी वस्तु के प्रकाश में चमकते हैं, यानी कि ऐसे पिंड जो दूसरी वस्तु के प्रकाश में चमकते हैं उनको हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा वो किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो ये प्रदीप्त पिंड हो जाएगा। और नेक्स्ट है दीप्त पिंड। दीप्त पिंड ऐसे पिंड होते हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वह दीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप आदि दीप्त पिंड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, यानी कि ऐसा लाइन लिखी हुई है इसमें कि परावर्तित प्रकाश क्या पुनः परावर्तित कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। आपने देखा होगा कि जो केश प्रसाधक यानी कि जो हेयर कटिंग करने वाले होते हैं वो जब हेयर कटिंग कर देते हैं तो उसके बाद आपको पीछे की तरफ एक मिरर लगा करके दिखाते हैं कि आपके बालों की कटिंग कैसी हुई है। तो इसके अंदर जो है इसके अंदर जो आपको मिरर लगा करके दिखाया जाता है तो उसमें जो प्रकाश होता है वही वापस यानी कि उसमें परावर्तन जो हो रहा था उसी का वापस दिखाई देता है। तो इसी प्रकार का जो परावर्तन है उसे हम ये कह सकते हैं कि जो परावर्तित प्रकाश है उसको पुनः परावर्तित किया जा सकता है।
ये एक परिदर्शी होता है, यानी कि जो अभी हमने सिस्टम देखा था कि हेयर कटिंग करने वाले पीछे की तरफ मिरर लगा करके दिखाते हैं, तो ये एक परिदर्शी होता है, यानी कि जो परावर्तन का पुनः परावर्तन करता है तो वो परिदर्शी हो जाएगा, जिसमें 2 समतल दर्पण यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक दिया हुआ है बहुप्रतिबिंब। ये क्या होता है, हम जानते हैं कि जो समतल दर्पण होता है, वी नो दैट कि समतल दर्पण किसी भी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि जो समतल दर्पण होता है वो किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। पर यदि 2 समतल दर्पणों को संयोजित करके देखें, यानी कि अगर 2 समतल दर्पणों को जोड़ करके देखें तो अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। एक दूसरे से किसी भी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी, यानी कि ये उपकरण का नाम दिया हुआ है बहुमूर्तिदर्शी, जिसका अन्य नाम है कैलाइडोस्कोप। इसमें भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका बहुप्रतिदर्शी। और देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इसके जो बेसिक फैक्ट हैं और परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज अपन देखेंगे हमारे नेत्र, यानी कि जो नेत्र है उसकी संरचना के बारे में देखेंगे। उसमें किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, उसकी आकृति कैसी होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, ये अपन देखते हैं। तो पढ़ते हैं फ्रेंड्स अपन अब हमारे नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के अंदर आता है, और इसकी जो आकृति है वो गोलाकार होती है, और इसका बाहरी आवरण सफ़ेद होता है तथा कठोर होता है, ताकि आंतरिक भागों की सुरक्षा कर सके। आँख के अंदर आपने देखा होगा कि जो अंदर वाला हिस्सा है वो गोलाकार दिखाई देता है, और उसके अंदर जो बाहर का आवरण होता है, जो सफ़ेद भाग आपको दिखाई देता है, वो कठोर होता है, और वह ये जो कठोर भाग होता है वो आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। नेत्र के अग्र भाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं, यानी कि जो नेत्र का आगे का हिस्सा होता है उसको हम कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना होती है, उसे हम परितारिका या आइरिस कहते हैं, और आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये आँख दिखा रखी है, और इसके अंदर आइस के अंदर ये जो सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है ये कठोर भाग होता है, और ये बीच में जो है कोमल भाग होते हैं जिनकी रक्षा करता है। ठीक है, और इसके अंदर इसका जो ये डायग्राम दिखा रखा है, इसके अंदर ये जो है प्रकाशिक तंत्रिका होती है, और इसके अंदर ये वाला जो भाग होता है वो रेटिना कहलाता है, और आगे की साइड अगर हम देखते हैं तो ये लेंस होता है, यानी कि ये जो होता है वो एक लेंस होता है। और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, और हमने एक ऐसे लेंस के बारे में जब हमने पढ़ा था उसके 2 प्रकार पढ़े थे। तो एक लेंस हमने ये देखा था कि जो किनारों से तो पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा ऐसा कौन सा लेंस था जिसमें जो बीच में से फूला हुआ था और किनारों पर पतला था। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं ये लेंस होता है, और इसके पास में जो ये है, ये वाला जो भाग होता है वो कॉर्निया कहलाता है, और ये जो पूरा उभरा हुआ हिस्सा होता है वो तो कॉर्निया होता है, और ये इसके अंदर जो भाग होता है, यानी कि जो पेशियाँ हमको दिखाई देती है ना गहरे रंग की, ये जो पेशियाँ है वो गहरे रंग की जो पेशियाँ होती है उसको हम परितारिका कहते हैं। ठीक है, लेंस होता है। ठीक है, और इसके साइड के अंदर ये पक्षमाभ पेशी लगे हुए होते हैं, या पेशी पक्षमाभ लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से ये नेत्र की स्ट्रक्चर है। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि पुतली का जो साइज होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, परितारिका के द्वारा नियंत्रित होता है। परितारिका नेत्र का वह भाग होता है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है, यानी कि परितारिका नेत्र का वह भाग होता है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के आंखों का जो हरा और भूरा रंग दिखाई देता है तो वो किसके कारण दिखाई देता है, तो परितारिका के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है,
नेक्स्ट है परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती हैं। इसको हमने डायग्राम के अंदर देख लिया था अभी, और आप बुक से और इसके डायग्राम को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं कि पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो कि केंद्र पर मोटा होता है। यानी कि पुतली के पास में एक लेंस होता है, जो भी हमने देखा था वो केंद्र पर मोटा होता है। कौन सा लेंस होता है? वो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लेंस है उसको हम लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। यानी कि जो लेंस है वो प्रकाश को आंख के पीछे की तरफ एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को रेटिना यानी कि दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, दृष्टि पटल किसे कहा जाता है? तो दृष्टि पटल उसे कहा जाता है जहां पर लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ होता है। तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। यानी कि रेटिना जो होती है वो तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है, और वहां से जो भी सेल्स होती है तंत्रिका कोशिकाएं, वो जो भी उनको संवेदनाएं मिलती हैं उसको वो मस्तिष्क तक पहुंचा देती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट प्रकार है शंकु आकार की, जो कि तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, तथा सेकंड होती है शलाकाएं, जो कि मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। शंकु तो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है और शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों यानी कि वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। दृक तंत्रिका तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो दृक तंत्रिका होती है तथा जो रेटिना की संधि होती है उस पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र स्पष्टतया देख सकते हैं वो आयु के साथ बदलती जाती है। यानी कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो नेत्र से देखने की जो क्षमता है वो भी कम होती जाती है। नेक्स्ट है सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि जब हम नॉर्मली पढ़ाई करते हैं किताब से या बुक से, तब हमारे नेत्र की और बुक के बीच में लगभग 25 सेंटीमीटर का गैप अवश्य होना चाहिए, और ये सबसे बेस्ट माना जाता है। तो हमारे सामान्य नेत्र के द्वारा कितने सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए? तो पढ़ने के लिए तो 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कुछ मनुष्य पास रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आपको इसमें सावधानी रखनी है फ्रेंड्स, इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो इसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके उपचार के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस यूज में लिया जाता है। आप इसको कैसे ध्यान में रखेंगे ताकि कंफ्यूज नहीं हो? तो आपको ध्यान में रखना है कि दूर की वस्तुएं हमको दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि दूर की यानी कि बड़ी दूरी हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो बड़ा वाला नाम यानी कि उत्तल और अवतल दोनों में से बड़ा नाम कौन सा होता है? अवतल होता है ना। तो दूर की अगर हमको वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है तो दूर की वस्तु देखने के लिए बड़े नाम वाला हमको लेना है लेंस। कौन सा वाला है? अवतल लेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। यानी कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको एक अन्य नाम मायोपिया के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी हुई वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। इसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम है दूर दृष्टि दोष, लेकिन इसमें निकट में रखी हुई जो वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी कि पास में रखी हुई वस्तु है, यानी कि कम दूरी वाली जो वस्तुएं हैं वो भी हमको दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज में लेते हैं? तो वो उत्तल लेंस यूज में लेते हैं। ठीक है, छोटा नाम है तो छोटी दूरी हमको नहीं दिखाई दे रही है तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का यूज करेंगे, और इसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब आप इसके नाम में भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं या फिर निकट दृष्टि को कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन
यानी कि निकट की वस्तु ही जब उसको दिखाई नहीं देती है तो यानी कि उसको इतना मेट्रोपिया हो गया है कि हाइपर मेट्रोपिया, कि उसको पास वाली वस्तु भी दिखाई नहीं दे रही है। तो आप ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है और यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। इससे नेत्र दृष्टि कमजोर हो जाती है और उपचार के लिए अपारदर्शी लेंस को हटा करके नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। यानी कि जब ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें जो अपारदर्शी लेंस होता है उसको हटा दिया जाता है और नया उस कृत्रिम लेंस उसकी जगह पर लगा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है नेत्र की देखभाल। तो नेत्र की देखभाल तो आप जनरली जानते ही है, लेकिन जो कुछ है इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं। नेत्रों की नियमित जांच करवानी चाहिए। कोई भी समस्या होने पर तुरंत नेत्र विशेषज्ञ को से परामर्श लेनी चाहिए। उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए और नेत्रों के लिए बहुत ही कम या फिर बहुत ही अधिक प्रकाश हानिकारक होता है, इसलिए अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव हो सकता है तथा सर दर्द हो सकता है। यानी कि पर्याप्त मात्रा में प्रकाश होना चाहिए। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है, तो इसे भी हमको नेत्र को बचाना चाहिए। नेक्स्ट है, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए, इससे भी नेत्र को हानि पहुंचती है। नेक्स्ट है, आंखों को कभी भी मत रगड़िए, स्वच्छ जल से धो लीजिए। यानी कि जब आंखों में कुछ कंकर वगैरह चले जाते हैं तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि आंखों को मसलते रहते हैं, लेकिन उसको मसलना नहीं चाहिए, उसको स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए। नेक्स्ट है, पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी से पढ़िए। यानी कि अभी हमने देखा था कि पठन सामग्री को पढ़ने के लिए कितनी सेंटीमीटर की सामान्य दूरी हमको रखनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर की जो है सामान्य दूरी हमको रखनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, संतुलित आहार लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए की कमी अगर हो जाती है तो उससे रतौंधी रोग हो जाता है। और ये विटामिन ए के कुछ स्रोत बताए हुए कि कच्ची गाजर, फूल गोभी तथा हरी जो सब्जियां होती है जैसे पालक तथा कोड लिवर ऑयल, अंडे, दूध, दही और पनीर, मक्खन और फल जैसे आम, पपीता आदि जो है ये इनसे प्राप्त होता है विटामिन ए। ठीक है। नेक्स्ट नोट के रूप में है कि प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। यानी कि प्रकाश जब अपने रंगों में विभाजित हो जाता है तो उसको हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और इंद्रधनुष जो है वो विक्षेपण को दर्शाने वाला एक प्राकृतिक परिघटना है। अदर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं नेत्र से संबंधित, वो हम देख लेते हैं। केकड़े के अंदर नेत्र बहुत ही छोटे होते हैं। आपने केकड़े देखे होंगे पानी के अंदर, तो उनके जो नेत्र होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, पर वे है चारों ओर देख सकते हैं। यानी नेत्र बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन फिर भी वे उन नेत्रों से चारों तरफ देख सकते हैं। इसी प्रकार से तितली के जो नेत्र होते हैं वो बड़े होते हैं, जो कि सहस्त्र छोटे नेत्रों से मिलकर के बने हुए प्रतीत होते हैं। यह केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे का दृश्य भी देख सकती है। ठीक है। उल्लू रात में देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख सकता है, क्योंकि इनके नेत्र जो है उसमें बड़ा कोर्निया होता है और पुतलियाँ भी बड़ी होती हैं, ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। शलाकाएँ अधिक होती है इसमें और शंकु कम होते हैं। नेक्स्ट है, चील और गरुड़ दिन के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हैं, परंतु रात में ये ठीक से नहीं देख पाते हैं। इनमें शलाकाएँ कम होती हैं और शंकु अधिक होते हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में लास्ट में हमने ये कुछ फैक्ट देखे थे कि केकड़े के अंदर नेत्र बहुत ही छोटे होते हैं और चारों तरफ देख सकते हैं। ठीक है। केकड़े में नेत्र बहुत ही छोटे होते हैं फिर भी वे चारों ओर देख सकता है। तितली के नेत्र बड़े होते हैं जो कि सहस्त्र नेत्रों से बने हुए होते हैं। उल्लू रात में भी देख सकता है और चील गरुड़ दिन में अच्छी तरह से देख सकते हैं, पर ये रात में नहीं देख सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं देखे थे लास्ट में अपन ने। आज अपन इसके नेक्स्ट से पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि जो चाक्षुष यानी कि जो दृष्टि से संबंधित अक्षमता वाले व्यक्ति होते हैं, क्या वो भी पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ते हैं? उनके लिए अलग अलग तरह के साधन होते हैं। कुछ
अप्रकाशिक साधन भी होते हैं और कुछ प्रकाशिक साधन भी होते हैं जिनके माध्यम से चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति जो है वो भी पढ़ सकते हैं। तो अपन इसमें देखते हैं कुछ प्रकाशिक साधन। प्रकाशिक साधन जिनको चलाने के लिए प्रकाश आवश्यक होता है, जैसे कि द्विफोक्सी लेंस हैं, सस्पर्श लेंस है, रंजित लेंस है, आवर्धक तथा दूरबीन वाले साधन होते हैं। ये साधन जो होते हैं प्रकाशिक साधन होते हैं। दूरबीनी साधन जैसे कि जो चौक बोर्ड होता है तथा कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रकाशिक साधन। अप्रकाशिक साधन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे चाक्षुष साधन भी होते हैं, स्पर्श साधन होते हैं, श्रवण साधन होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक साधन। इलेक्ट्रॉनिक साधन जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविज़न जो बंद परिपथ वाले होते हैं, और स्पर्श साधन जैसे कि ब्रेल लिपि जो होती है, लेखन पाटी या फिर सलाका वगैरह होती हैं। और श्रवण साधन के अंदर जैसे कि जो कैसेट्स हैं, टैप रिकॉर्डर हैं, बोलने वाली जो पुस्तकें होती हैं और बोलने वाले कैलकुलेटर वगैरह, ये एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हैं चाक्षुष साधन। चाक्षुष साधन ये ऐसे साधन होते हैं जो शब्दों को आवर्धित करके यानी कि बड़ा कर के दिखा सकते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं और सामग्री का उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हल्का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अपने ये शिक्षण में जो विद्या होती है उनके अंदर भी जो सहायक साधन होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ब्रेल लिपि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है। ब्रेल पद्धति जो होती है इसको चाक्षुष विकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए सर्वाधिक यूज़ में लिया जाता है, और उनकी जो चाक्षुष विकृति वाले युक्त व्यक्ति होते हैं उनके पढ़ने के लिए बहुत ही लोकप्रिय साधन होता है ये। इसको किसने विकसित किया था? लुई ब्रेल ने। ठीक है, लुई ब्रेल ने इसको 1821 के अंतर्गत विकसित किया था, और ये स्वयं चाक्षुष विकृत थे, और इन्होंने इन लोगों की समस्या को दूर करने के लिए ब्रेल पद्धति को विकसित किया था। वर्तमान पद्धति के अंदर इसको 1932 के अंदर अपनाया गया था, और इसके अंदर सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड होते हैं, और ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। ब्रेल पद्धति के अंदर 63 बिंदु यानी कि 63 बिंदुकित पैटर्न तथा छाप होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कितने होते हैं बिंदुकित पैटर्न? 63। 63 बिंदुकित पैटर्न तथा छाप होते हैं, और ये क्या होते हैं? इसके अंदर प्रत्येक छाप के अंदर एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द तथा व्याकरणिक चिन्हों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस बिंदुकित पैटर्न और छाप के द्वारा इन चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है। इन बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्ति के 2 कक्षों के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाता है, और प्रत्येक पंक्ति के अंदर 3 बिंदु होते हैं। तो जैसे यहाँ पे केट शब्द के लिए कुछ इस तरह के संकेत बताए हुए हैं, तो आप बुक में जो 2-3 शब्दों के दिए हुए हैं तो उनको देख सकते हैं। वैसे इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस तो कम है, लेकिन फिर भी आपको बुक में दिया हुआ है तो देख लेना है। ठीक है, तो ये ब्रेल पद्धति का एक उदाहरण है, केट का दिया हुआ है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो पूरे चैप्टर में से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है कि प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। जब प्रकाश किसी चिकने यानी कि पॉलिश किए हुए तथा नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होता है, तथा जब किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। कौन से दर्पण में? समतल दर्पण के अंदर। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन होता है। किसी कोण पर झुके 2 दर्पणों में अनेक प्रतिबिंब बन सकते हैं। ठीक है, बहुलित परावर्तन यानी कि जिसमें बहु परावर्तन होता है, उसके कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं, सुंदर पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है वो 7 रंगों से मिलकर के प्रकाश की अनेक घटक रंगों में विभक्त होने के गुण को हम विक्षेपण कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं कोर्निया यानी कि स्वच्छ मंडल, आइरिस यानी परितारिका, पुतली, लेंस, रेटिना, दृष्टिपटल तथा दृक तंत्रिकाएं होती हैं। सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके चाक्षुष स्वीकृति युक्त व्यक्ति पढ़ और लिख सकते हैं। चाक्षुष स्वीकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों का अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं। यानी कि जो चाक्षुष विकृति यानी कि जो आंखों से असक्षम व्यक्ति होते हैं वो दूसरी ज्ञानेंद्रियों का अधिक उपयोग करके अपने आप को विकसित कर सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे जो चैप्टर के अंत में दिए हुए रहते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट वो थे, पहले पढ़ लिया है इन सब को अपन ने, केवल जो इम्पोर्टेंट लाइन्स थी वो देखी हम। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस किस से नियमित परावर्तन होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि नियमित परावर्तन उस पृष्ठ से होता है जो कि चिकने पृष्ठ होते हैं। तो इन ऑप्शन में से जो भी चिकने पृष्ठ हैं उनसे क्या होता है, नियमित परावर्तन होगा। तो इसमें से फर्स्ट है पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। ठीक है, तो पॉलिश युक्त यानी कि पॉलिश करी हुई है तो चिकनी होगी, तो उससे कौन सा परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन। सेकेंड यहाँ पे है चौक पाउडर। देखिए चौक का पाउडर है तो बुरादा होगा यानी कि खुरदरा खुरदरा पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इससे विसरित परावर्तन होगा। और दर्पण से दर्पण तो हमेशा चिकना पृष्ठ ही होता है तो उससे नियमित परावर्तन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गत्ते का पृष्ठ ये भी खुरदरा होता है तो इससे विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। नेक्स्ट है संगमरमर की फर्श पर फैला हुआ जल। तो संगमरमर तो बहुत ही फिसलने वाला होता है तो इससे भी नियमित परावर्तन होता है। नेक्स्ट है कागज का टुकड़ा तो स्मूथ ही होता है तो उससे भी कौन सा होगा, नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चौक का पाउडर है और जो गत्ते का पृष्ठ है इससे विसरित परावर्तन होता है। बाकी जो ये पृष्ठ है ए वाला, डी वाला, ई वाला और ये एफ वाला, इनसे नियमित परावर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डी ई एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन दिया हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन मैंने इसको असत्य असत्य वाले में बदल दिया है। तो आपको ये जो अंडरलाइन करी हुई वे पॉइंट्स मैन ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट है एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 1 मीटर दूर ही दिखाई देता है। तो ये समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था कि जो दर्पण होता है उससे जितनी दूरी पर हम बिंब को रखते हैं उतनी ही दूरी पर उसमें प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मीटर दूर रखा हुआ है तो 1 मीटर दूर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये सही पॉइंट है, अपन को यहाँ पे असत्य कथन को बताना है। नेक्स्ट है यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़ी होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बाएं हाथ से छुआ गया है। तो बिल्कुल पार्श्व परावर्तन ऐसा ही होता है जिसके अंदर दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। तो ये भी सही पॉइंट है। नेक्स्ट है जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज विस्तृत हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि मंद प्रकाश, जब प्रकाश ठीक प्रकार से नहीं होता है तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम आंखों को फैला देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि पुतलियाँ फैल जाती हैं, इस कारण से मंद प्रकाश में देखने के लिए पुतलियों का आकार विस्तृत हो जाता है। नेक्स्ट है रात्रि पक्षी के नेत्रों के अंदर शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या कम होती है। तो ये रॉन्ग है फ्रेंड्स, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो रात्रि पक्षी होते हैं, उल्लू वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा जो शंकुओं की संख्या होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा असत्य कथन है, तो ये डी वाला असत्य है क्योंकि यहाँ पे शंकुओं की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन है सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। तो अपन ने पढ़ा था कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव ही बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है लेकिन वो सदैव ही बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण के द्वारा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और बिंब के साइज की बराबर बनता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और ये 8th क्लास का जो प्रकाश वाला चैप्टर था वो पूरा हो गया है। तो अब आप 10th क्लास में जो प्रकाश वाला चैप्टर दे रखा है वो आप सेल्फ पढ़ सकते हैं। वैसे आपके क्वेश्चन लगभग इसी में से आ जाएगा जो 6th 7th और 8th क्लास में दिया गया था प्रकाश वाला चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।